तो नमस्कार एवरीवन। मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जहांगीर ए ग्रुप साइंस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लासेस में अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कशन किया था। आज से अपन एमसीक्यू पार्ट डिस्कशन करेंगे, जिसमें जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें अपन फर्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले सब एटॉमिक पार्टिकल और बोर मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है बेटा, बोर मॉडल स्पष्टीकरण दे सकता है, यानी कि बोर मॉडल है वो किसका एक्सप्लेनेशन कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन अपना केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का, या केवल परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर थर्ड हाइड्रोजन अणु का स्पेक्ट्रम, या फिर सोर्स स्पेक्ट्रम। तो आप इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि सोर्स स्पेक्ट्रम तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोजन अणु का स्पेक्ट्रम, तो सर हमने पढ़ा था कि ये परमाणु के लिए है, तो यहाँ पे तो अणु आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो केवल फर्स्ट अगर अपन देखें केवल हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का, और सेकंड अपना ऑप्शन क्या है? केवल परमाणु या आयन के स्पेक्ट्रम का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि बोर मॉडल जो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए स्पष्टीकरण दे सकते हैं? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती है, चाहे वो अणु आयन या परमाणु जो भी है, लेकिन अगर उसमें क्या हो बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ये क्या होता है? लागू होता है। तो ये इसकी क्या होती है? एक लिमिटेशन है बोर मॉडल की, कि ये केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो स्पीसीज है, जैसे हीलियम प्लस हो गया, इसके अलावा लिथियम प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, Na+10 भी कह सकते हैं अपन, यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=4 कोष में कूदता है, यानी कि संक्रमण करता है, तो आपको पता है बेटा कि जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये कोष है। ये जो निम्न कोष है मान लो, ठीक है, और ये कौन सा है? उच्च कोष है। यानी कि N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। तो सिंपल से है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने एक निश्चित कोष में अगर रोटेशन करेगा, चक्रण करेगा, पथ पे परिक्रमण करेगा, तो किसी भी ऊर्जा का ना तो ह्रास होगा ना ही उत्सर्जन होगा। तो सिंपल सा क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जब या तो अपने से उच्च में जाए या उच्च से निम्न में आए, तो अपन कह सकते हैं कि जैसे ये N2 से किस में गया? N3 में गया, यानी कि निम्न कोष से किस में गया? उच्च कोष में। तो ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्या करेगा बेटा? अवशोषण। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये उच्च से निम्न की ओर आ रहा है, तब क्या करेगा बेटा? ये उत्सर्जन करेगा। ठीक है। लेकिन अगर केवल और केवल एक ही कोष में अगर क्या करेगा? ये रोटेट करेगा एक ही कोष में, तो ये ऊर्जा क्या रहती है बेटा? निश्चित रहती है। क्या रहती है? निश्चित रहती है। ठीक है। तो सिंपल सा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कोष से निम्न कोष में आए या निम्न कोष से उच्च कोष में जाए, तभी ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। तो अपना कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=4 में कूदता है, तो ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कभी ऊर्जा अवशोषित होती है और कभी उत्सर्जित होती है। न तो ऊर्जा अवशोषित और नहीं ऊर्जा उत्सर्जित। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये n2 से यानी कि निम्न से किस में जा रहा है बेटा? उच्च में जा रहा है। तो निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी? निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम संभवतः समान है किसके? हाइड्रोजन के, लिथियम प्लस के, Na के या Mg+2 के। तो सिंपल से हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन हीलियम प्लस की अगर अपन बात करें तो इसमें 2 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अपन कह सकते हैं कि हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम है वो किसके समान होगा? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन किस में होता है बेटा? हाइड्रोजन में। ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ये समान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कक्षक की ऊर्जा, कक्षक की ऊर्जा द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल, नाभिक से दूर जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। नाभिक से दूर जाने पर घटती है। नाभिक से दूर जाने पर अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ रखा होगा कि कक्षक की ऊर्जा है वो ई जो है वो
इक्वल -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन क्या होता है बेटा, एन स्क्वेयर होता है, यानी कि ये माइनस में है बेटा, ठीक है। तो माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें ये नाभिक है, नाभिक के बाद में ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो पहले कोष की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 होती है, फिर -3.4 होता है, -8.1, -54, ठीक है ना, 51, इस तरीके से ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। माइनस में तो क्या हो रहा है, एक प्रकार से घट रहा है, लेकिन अगर वैल्यू की अगर अपन बात करें तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि माइनस जिसका जिसमें बड़ी संख्या होगी उसमें माइनस होगा तो वो उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि नाभिक से दूर जाने पर क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। तो नाभिक से दूर जाने पर बढ़ती है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि किसी तत्व की ऊर्जा नाभिक से दूर जाने पर, अभी बताया क्या हो जाएगा, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं, बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बढ़ती है, ठीक है ना। नाभिक से दूर जैसे जैसे जाएंगे तो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक बोर कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आपको पता है कि E इक्वल क्या बताया था, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन क्या है बेटा, एन स्क्वेयर। जेड की वैल्यू आपको बता दिया, हाइड्रोजन परमाणु है, एन की वैल्यू क्या है, द्वितीयक बोर कक्षा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि -13.6 इंटू 1 का स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर, ठीक है ना। 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4। तो अब इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। किसमें आएगा ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। लेकिन सर इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का। तो सिंपल सा है बेटा, जब भी अगर आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए तो आपको उसको अगर जूल में बदलना है तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। कितना, कि अगर ये 3.4 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 इंटू 10⁻19 से, ठीक है। तो अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 5.44 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। तो ये 19 जूल में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या दे रखी है और तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या अगर आपको निकाल, तो सिंपल से बेटा, अगर किसी भी एन कक्षा की त्रिज्या अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, एन से, ठीक है ना, एन स्क्वायर से। एन स्क्वायर का मतलब जो भी आपको सेल नंबर दे रखा है, तो आर एन इक्वल हो जाएगा बेटा 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.53 इंटू 9, और ये लगभग हो जाएगा 7 और 45 4.77, कितना हो जाएगा ये 4.77, ठीक है। तो अपना आंसर ये एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, तरीके से आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रम रेखाओं का विपाटन कहलाता है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र है और आपके पास जो भी स्पेक्ट्रम है, अगर उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो कौन सा इफेक्ट शो होगा, तो लन बेस है, आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, जीमॉन इफेक्ट, ठीक है ना, जीमान प्रभाव। लेकिन अगर अपन बात करें कि ये तो चुंबकीय क्षेत्र है और अगर अपन वैद्युत क्षेत्र में भी अगर रखें इसको तब भी विपाटन होगा, और वैद्युत क्षेत्र में विपाटन होगा तब उसका नाम हो जाएगा बेटा स्टोक प्रभाव। क्या हो जाएगा उसका, स्टोक प्रभाव, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जीमॉन प्रभाव और वैद्युत क्षेत्र में आपको स्टोक प्रभाव, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव दे रखे और n इक्वल 2 के संगत परमाणु की ऊर्जा क्या होगी, तो आपको वैल्यू दे रखी है E इक्वल -13.6 इंटू एन इक्वल 2 है तो जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। एन की वैल्यू आपको जो भी दे रखी है 13.6 इंटू जेड की वैल्यू 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था कितना आया था, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूमता है, अभी बताया था बेटा, जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये सेल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई उच्च से निम्न या निम्न से उच्च में जाएगा तब तो ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा, या तो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा। लेकिन केवल और केवल एक ही कक्षा में ये क्या करे, गति करता रहे इलेक्ट्रॉन, तो गति करेगा तो ऊर्जा क्या रहेगी बेटा, निश्चित ऊर्जा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है।
तो अपना ऑप्शन देख लो, वह ऊर्जा का अवशोषण करेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, विकिरण उत्सर्जित करता है, उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। तो अगर स्थायी कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा क्या रहती है बेटा, स्थिर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एक वैद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति दे रखी है और उसका तरंग दे दिया कितना होगा। तो सिंपल सा है बेटा कि अगर अपन बात करें तो न्यू इक्वल क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, और लेमडा अपन को निकालना है तो ये हो जाएगा सी अपॉन न्यू हो जाएगा। ठीक है, और सी क्या होता है, लाइट की वेलोसिटी होती है एक प्रकार से 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसकी अगर अपन बात करें कितना दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 15। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ठीक है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, लेमडा पूछी है, लेमडा के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद में आता है बेटा ऊर्जा के बंडल क्या कहलाते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी सेल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न या निम्न से उच्च में जाएगा तो ये जो जितना एनर्जी डिफरेंस होता है उसके बराबर या तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा वो क्या करेगा, किस फॉर्म में होगा, तो ऊर्जा के रूप में होगा। और ऊर्जा किस रूप में निकलती है बेटा, फोटोन के रूप में। किसके रूप में निकलती है, फोटोन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के nth कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अभी बताया था आपको कि -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन क्या होता है बेटा, एन स्क्वेयर। ठीक है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। तो जेड की वैल्यू तो इसमें 1 है, तो अपना आंसर 13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करें किसी परमाणु की बोर त्रिज्या को व्यक्त करने का व्यंजक है, तो बोर एनर्जी, बोर रेडियस या बोर फिर आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन को त्रिज्या के लिए पूछा है, तो त्रिज्या में फॉर्मूला है एन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, या एन एच स्क्वायर 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एम जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच 4 पाई एम स्क्वायर जेड ई स्क्वायर। तो अपना ये याद करना है, तो इसमें आपको फर्स्ट ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला बेटा आर का आपको पूछा हुआ भी है एग्जाम में, एनर्जी का पूछा था तो आर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी परमाणु की nth बोर कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को व्यक्त करने का व्यंजक, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एनर्जी के लिए पूछा था। ठीक है ना, तो आपको तीनों ही एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं उसमें। तो ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लर्न करना है आपको। तो ये फॉर्मूला एनर्जी का, रेडियस का और वेलोसिटी का, आपको तीनों का पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न सूत्र से दी जा सकती है। अब आपको एक सूत्र तो पता ही है, कौन सा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर बात करें कि किलो जूल पर मोल में अगर आपको पूछ ले, तब आपको पता है एन स्क्वायर तो नीचे आएगा ही, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। तो आगे वाली जो वैल्यू है वो सब में सेम दे रखी है, और एन स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, और माइनस में भी होता है तो अपन उसको देख सकते हैं। जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल -1312 एन किलो जूल पर मोल, तो ये मल्टीप्लाई में ये हो नहीं सकता, ये N3 है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो फर्स्ट अपना आंसर कौन सा है, 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद में बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगी। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर अपने को अलग अलग श्रेणियां प्राप्त होती है। ठीक है ना, वो कौन कौन सी है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि पहली जो श्रेणी है वो तो कौन सी होती है बेटा, लाइमन। कौन सी होती है, लाइमन। फिर क्या आती है बेटा, बामर। फिर क्या होती है, पासन। ठीक है ना, फिर क्या होती है, फंड। और फिर क्या होती है, हमफ्री। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि लाइमन श्रेणी जो है वो तो कौन से क्षेत्र में होती है बेटा, लाइमन श्रेणी आपके यूवी रेज। ठीक है ना, बामर है वो विजिबल रीजन में होती है, यानी कि दृश्य क्षेत्र में, और ये सब किस में होती है, इंफ्रारेड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो अपने को पूछा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होगी। दृश्य क्षेत्र का मतलब विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में कौन सी होगी पर, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको तीन ही क्षेत्र ध्यान में रखने, एक तो आपका पराबैंगनी क्षेत्र, एक आपका दृश्य क्षेत्र और एक आपका अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, तो जिसमें बामर के लिए पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र के अंदर बामर। उसके बाद में नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या है, तो आपको पता है कि R इक्वल क्या होता है 0.529 इंटू जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब n की वैल्यू आपको पूछी हुई है कौन से प्रथम बोर कक्षा के लिए, और z की वैल्यू आपको दे रखी है हाइड्रोजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.529 और n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अपना आंसर है 0.529। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या a से संबंधित नाभिक की त्रिज्या होगी। आपको पता है कि ये तो रेडियस तो है वो कोष के लिए थी। अब अगर अपन बात करें कि नाभिक के लिए न्यूक्लियस की रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो r इक्वल क्या होता है r नोट a 1/3। ठीक है ना, a का मतलब क्या है यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अपना आंसर चेक करो, इसमें क्या हो जाएगा r इक्वल r0 a 1/3। तो ये आप a की वैल्यू द्रव्यमान संख्या है जिसके लिए भी अगर आपको कैलकुलेट करना है उसका आप लिख सकते हैं। किस संक्रमण की कम तरंगदैर्ध्य होती है, निम्न में से किस संक्रमण की कम, तो सिंपल से कम तरंगदैर्ध्य का मतलब ये होता है कि ये आपको सेल दे रखा है और इस सेल से आपको पता है कि ये अगर ये संक्रमण करेगा तो एनर्जी होगी, और एनर्जी अगर ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगी बेटा कम होगी, और एनर्जी अगर गैप क्या होगा कम होगा तो लैम्डा क्या होगी ज्यादा होगी। अपन को क्या देखना है, कम तरंगदैर्ध्य देखनी है, तो मतलब कम तरंगदैर्ध्य कब होगी जब सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जैसे ये पहला है, सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अगर ये n इक्वल 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है बेटा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इस फर्स्ट की कितनी होती है -13.6 होती है, फिर 10.3.2 होती है, 3.4, इसका 1.84, ये 1.54। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एनर्जी है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ये पहले कोष की एनर्जी है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, ये फोर्थ की है। अब इनमें सबसे ज्यादा जो गैप होगा वो किस में होगा, इसमें एनर्जी का गैप अगर अपन देखें तो इसमें लगभग 10.2 हो जाएगा, इसमें अगर अपन डिवाइड माइनस करेंगे तो लगभग 0 और ये 5.4 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी गैप है वो पहले और दूसरे में ही है। ठीक है, और जिसमें एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य उतनी ही क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा n2 और n1 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले उसकी सभी की एनर्जी लिख लेनी है। अब जिसमें जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उस एनर्जी गैप में सबसे कम क्या हो जाएगी तरंगदैर्ध्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपना एटॉमिक से रिलेटेड जो दो टॉपिक पढ़े अपन ने, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल और आपका बोर मॉडल, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्लास में अगर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।